सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 ऐसा भी होता है, जिसके लेखक है अभिषेक जैन। यह पठनार्थ के लिए है। यह एक हाइकू कविता है। आज का सुविचार, हमें दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। दीन दुखियों यानी गरीब दुखी लोगों की हमने सेवा करना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा करने से हमें परम सुख प्राप्त होगा। कविता शुरू करने के पहले बच्चों, आपको सभी को किताब निकाल कर बैठना है। हाथ में पेंसिल लीजिए। साथ साथ में बताए जाने वाले कठिन शब्द शब्दार्थ आपको लिखने भी है। तो हम कविता की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले हम कवि का परिचय जानेंगे। अभिषेक जैन जी ने कविता, कहानी, निबंध आदि विविध विधाओं में लेखन किया है। अनुभवों पर आधारित इनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। अब इस पद्य संबंधी हाइकू यानी छोटी कविता मूलतः जापान की लोकप्रिय विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 धन 7 धन 5 मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। एक एक अक्षर जो एक पंक्ति में होते हैं वह 17 के करीब होते हैं। प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहम, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला है। यानी प्रत्येक परिच्छेद से हमें भाव समझ में आएंगे कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि ने यहाँ पे गरीबी, थकान, वृक्षों को कटने से जो दुष्परिणाम होते हैं, अनावश्यक अहम जो हम घमंड करते हैं, जो हम वृद्ध लोगों को दर्द देते हैं, इस प्रकार के बातों को यहाँ पर कवि ने कविता के माध्यम से हमें स्पष्ट किया है। तो हम आगे कविता की ओर बढ़ते हैं। गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। अब यहाँ प्रत्येक कविता में कवि ने एक भाव बताया है। तो जो सबसे पहला है गरजे मेघ से कच्ची दीवार तक, इसमें गरीब और शोषण वर्ग की स्थिति के बारे में कवि ने बताया है। मेघ यानी बादल। बादल क्या है? गरज रहे हैं, और बादल के गरजने से सहम कर कापी कच्ची दीवार। कच्ची दीवार यहाँ पे गरीब और शोषित वर्ग को कहा गया है कि बरसात के मौसम में जब बादल गरजते हैं तो बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट से मिट्टी से बनी जो कच्ची दीवारें हैं वह हिलने लग जाती है। अर्थात यहाँ पे ठीक उस तरह कहा गया है कि जैसे कोई सबल व्यक्ति, सबल यानी जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, ऐसे व्यक्ति किसी असहाय या निर्बल व्यक्ति पर क्रोध करता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बताई है। दूसरी है रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ। रवि यानी सूर्य, दिनकर, भास्कर कहते हैं, और निर्मल किरणों से धरा को अर्घ देना। अर्घ देना यानी पानी अर्पण करना। धरा यानी धरती। तो यहाँ समाज के परोपकारी वर्ग को के बारे में बताया गया है। ये सूर्योदय का जो दृश्य होता है वह अद्भुत होता है। सभी ने देखा है जब सूर्य उदय होता है तो बहुत अच्छा प्रतीत होता है। सूर्य की शुभ्र यानी एकदम सफेद स्वच्छ किरणें जब धरती पर पड़ती है तब ऐसा लगता है मानो जैसे सूर्य इन किरणों से धरती को अर्घ दे रही है। कवि ने यहाँ सूर्य को मानव
कहा है और धरती को माता कहा है, और जैसे अपने परोपकार का वह बदला चुका रही है, इस प्रकार के भाव यहाँ बताए गए हैं। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। आके पसरी यानी फैलना, थकी थकना, किरण किसकी, सूर्य की किरणें, यह विशेषता बताई है, और धरा यानी धरती। तो यहाँ पे मेहनत और मजदूरी पर प्रकाश डाला हुआ है कि किस प्रकार से हम मेहनत करके, मजदूरी करके हम संघर्ष करते हैं और प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पूरे विश्व पर अपना प्रकाश देती है। उसका यह कार्य धरती के आरंभ से चला आ रहा है। कवि किरणों और पृथ्वी दोनों का मानवीकरण करते हुए यह कहते हैं कि सूर्य के पास से धरती तक पहुंचते पहुंचते किरण थक गई है और वह थकी हारी आकर धरती माता की गोद में पसर गई है, ऐसा प्रतीत होता है। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। अब यहाँ पे बताया गया है कि स्वप्न साकार न होने के कारण, अगर हमारे स्वप्न जो हमने देखे हैं वह साकार नहीं होते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। और यहीं पे यहाँ कवि ने यह बताया है कि हमारे देश के जो गरीब असहाय लोग हैं, उनको ठगने वाले, उनसे तरह तरह के वादे, उन्हें झूठी आशाएं लोग दिलाते रहते हैं, पर ये बेचारे अपनी खुली आंखों से जीवन भर वह सपने देखते रहते हैं जो कभी सच साबित नहीं हुए हैं। उनके लिए ये सपने सिर्फ सपने के समान ही बनकर रह जाते हैं। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। पखेरु यानी यहाँ पंछी और पक्षी को कहा गया है। रोए यानी रोना, आशियाना, आशियाने तरु, उजड़ा आशियाना, आशियाना यानी घर, किसका, तो उस पक्षी का घोंसला, वह उसका आशियाना है। तरु यानी वृक्ष। तो वृक्षों की कटाई के दुष्परिणामों के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है कि वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसके कारण जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं। इससे प्राणियों के लिए पेड़ों की छाया भी मिलना दुष्भर हो गया है। पेड़ कट जाने से पेड़ों पर बने पंछियों के घर उजड़ गए हैं, उनके घोंसले समाप्त हो गए हैं। बेचारे पक्षी अपना घर बार छोड़कर इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा कम है, पंक्तियां बहुत छोटी है, पर उसके भाव कितने अच्छे तरीके से बताए गए हैं। तो आपको इन्हीं भावों को समझना है। आगे, बच्चे पतंग माँ बाप थाम में डोर छूते गगन। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। यहाँ जो कविता की पंक्ति बताइए बहुत अच्छे अर्थ आए हैं, आप ध्यान से सुनिए बच्चों। बच्चे पतंग माँ बाप थाम में डोर छूते गगन। यहाँ माँ बाप के महत्व को दर्शाया गया है। पतंग, पतंग यानी जो आसमान में ऊंचाई को उड़ना, यह पतंग की भूमिका निभा रहा है। जो किसे छू रहा है, आसमान को, गगन को छू रहा है। तो बच्चे पतंग की भांति है जिनकी डोर उनके माता पिता के हाथ में होती है, और ये बच्चे आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं। तो इस प्रकार की माँ बाप की हमारी आशाएं होती है कि हर बच्चा, उनका हर बच्चा वह आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का।